नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो हम टॉप एमसीक्यूज़ की सीरीज चला रहे हैं और उसका जो पार्ट 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था तथा पार्ट सेकेंड में और हम 50 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बन सकते हैं और इंडियन नेशनल मूवमेंट के उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो सीरीज है आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, यह आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं और जैसे लेखपाल की परीक्षा, इसके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए यह सीरीज इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह इम्पॉर्टेंट सीरीज है। इसके अलावा यूपी पीसीएस 2022 के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आरओ एआरओ के अलावा यूपी पुलिस यानी कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो सीरीज है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो यह हमारा पार्ट 2 है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं कि पार्ट 2 में हमने आज कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे तो उनके द्वारा नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका नाम है इंडियन ओपिनियन, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाली गई थी किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका में। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इंडियन ओपिनियन, इस पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। मनसुख लाल नजर जो थे, मनसुख लाल नजर, ये जो हैं इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यह जो आपकी पत्रिका थी गुजराती भाषा, हिंदी भाषा, तमिल भाषा और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इंडियन ओपिनियन कोड किसने निकाला था, तो महात्मा गांधी जी ने निकाला था जब वे दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फिनिक्स फॉर्म कहां पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फिनिक्स फॉर्म आपको मिलेगा दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका का जो आपका डरबन शहर है, इसी डरबन शहर में आपको मिलेगा फिनिक्स फॉर्म, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1904 में इस फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो है फिनिक्स फॉर्म के अलावा एक टॉलस्टॉय फॉर्म था उसकी भी स्थापना की थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और महात्मा गांधी के एक जर्मन मित्र थे जिनका नाम था हर्मन कालेनबाख। आप नाम याद रखिएगा, हर्मन कालेनबाख। ये महात्मा गांधी के कौन थे, तो ये महात्मा गांधी के एक जर्मन मित्र थे। इन्हीं की मदद से, हर्मन कालेनबाख की मदद से ही महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो है टॉलस्टॉय फर्म की भी स्थापना की थी। इसे आप याद रखिएगा। टॉलस्टॉय फर्म के अलावा और फिनिक्स फॉर्म की भी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना की थी। किसकी, तो नटाल इंडियन कांग्रेस की भी स्थापना जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी दक्षिण अफ्रीका में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। तो महात्मा गांधी की जो सत्याग्रह की रणनीति है उस रणनीति में सबसे लास्ट स्थान पर रखा गया था हड़ताल को। किसको, तो हड़ताल को जो है सबसे लास्ट
स्थान पर रखा गया था? तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हड़ताल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी मतलब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा महात्मा गांधी जो थी एक मुकदमे के सिलसिले में जो है 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। महात्मा गांधी जो थे ये 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले में जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे तथा ये लौट कर आते हैं कब, 1915 में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 9 जनवरी, कब, तो 9 जनवरी 1915 में लौट कर भारत आ जाते हैं, जिस कारण से हम प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे। इसके बारे में आपको याद रखना है, 9 जनवरी 1915, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और गए कब थे, तो 1893 में महात्मा गांधी गए थे दक्षिण अफ्रीका। और इसके बाद आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, एक चीज़ और आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि किस कार्य के लिए महात्मा गांधी सर्वप्रथम बार दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। तो एक गुजराती व्यापारी थे जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, एक गुजराती व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। इसी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए जो महात्मा गांधी थे वे 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। महात्मा गांधी जो थे कितने वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी लगभग आपके 21 वर्ष, कितने वर्ष, तो महात्मा गांधी जो है लगभग 21 वर्ष जो है आपके कहाँ पर रहे थे, तो रहे थे आपके दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि 1893 में गए थे और ये 9 जनवरी 1915 को वापस लौट आए थे। तो लगभग 21 वर्ष ये आपके दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। तो ये फिगर भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया एग्जाम में, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो एक स्टेशन था दक्षिण अफ्रीका का जिसका नाम था पीटर्समारिट्सबर्ग। इसी स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, पीटर्समारिट्सबर्ग, यानी कि ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने पहली बार निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? यानी कि पहली बार महात्मा गांधी ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, सिर्फ भाग लिया था, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये महात्मा गांधी बीच में, यानी कि जब ये दक्षिण अफ्रीका गए थे तो ये कुछ समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए बीच में भारत आए थे। तो लगभग ये 1901 में भारत आए थे। तो और 1901 में उस समय कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। तो इसी 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो महात्मा गांधी के यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब 4 आश्रम दिए गए हैं और इन 4 आश्रमों में से सबसे पुराना आपको मिलेगा फिनिक्स फार्म, जिसकी स्थापना 1904 में महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ पर? तो डरबन शहर में, जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका का शहर है डरबन, यहीं पे इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, फिनिक्स फार्म आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है सबसे पहले सत्याग्रह किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा सत्याग्रह का जो प्रारंभ था इन्होंने बिहार में किया था, चंपारण से। तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जो कि 1917 में हुआ था। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से आपको बताना है कि मतलब घटनाओं को सही क्रम में, कालानुक्रम में आपको
सुमेले मतलब सही क्रम में इसको लगाना है, यानी कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी आपको इसको सजाना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और इस प्रकार के प्रश्न आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के सभी जो घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं उनकी डेट आपको पता होगी, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो चंपारण का जो आंदोलन था यह कब हुआ था? चंपारण वाला हुआ था 1917 में, आप याद कर लीजिएगा। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, यह भी महात्मा गांधी से रिलेटेड 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद आपका हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। और अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था 1918 में, ये जो है आप याद कर लीजिएगा। और खेड़ा सत्याग्रह से पहले आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी 1918 में, यानी कि खेड़ा सत्याग्रह से पहले आपकी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। लगभग आपका जो अहमदाबाद का मिल हड़ताल था यह फरवरी से मार्च 1918 के मध्य हुआ था। और इसके बाद आपका जो खेड़ा सत्याग्रह है वह 22 मार्च 1918 को हुआ था। तो इस प्रकार आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले हुआ था। तो आइए अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो 1917 यानी कि ए आधा आपका पहले आ जाएगा और उसके बाद आपका हो जाएगा अहमदाबाद वाला यानी कि बी हो जाएगा। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा जो कि 22 मार्च 1918 को हुआ था, यानी कि आपका सी हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट में असहयोग आंदोलन होगा डी, यानी कि ए बी सी डी चारों, यानी कि चारों एक ही प्रकार से होंगे ए बी सी डी, यानी कि सेकेंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने जो भी डेट बताई हैं इस डेट को आप एक बार याद कर लीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसमें से आपको बताना है कि किस आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। तो स्वदेशी आंदोलन से जो है महात्मा गांधी का संबंध नहीं था, क्योंकि जब आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो उस समय महात्मा गांधी जो है भारत में नहीं थे, वो दक्षिण अफ्रीका में थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो है आपका 1905 में शुरू हुआ था और 1905 में महात्मा गांधी उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे। और बाकी यहाँ पे जो तीनों आंदोलन थे इन तीनों आंदोलन से संबंधित हैं आपके महात्मा गांधी, लेकिन स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था किस आंदोलन के दौरान? आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। महात्मा गांधी जी के नाम से पहले जो महात्मा जोड़ा गया था यह सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन आप यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था आपका, यानी कि ऑप्शन आपका ए, यह हुआ था 1917 में बिहार में। और इसी के दौरान जो है गांधी जी के नाम के से पहले जो है महात्मा शब्द जोड़ दिया गया था। तो इस किसने जोड़ा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार जो है गांधी जी को महात्मा कहा था। तो इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही यहाँ पे है। गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? आपसे पूछा जा रहा है। तो गांधी जी के बहुत अनुयायी थे, लेकिन 4 ऑप्शंस में से कौन शिक्षक माने कि टीचर थे? तो इसमें से आपके टीचर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पेशे से एक टीचर यानी कि शिक्षक थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का सबसे करीबी अंग्रेजी मित्र कौन था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का सबसे करीबी अंग्रेज मित्र था रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जगह, यानी कि चार्ल्स एंड्रूज, जो जिसको हम दीनबंधु एंड्रूज के नाम से भी जानते हैं, यह जो था आपका महात्मा गांधी का सबसे करीबी अंग्रेज मित्र था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि बहुत सभी प्रश्न मैंने महात्मा गांधी के टॉपिक से रखे हुए हैं। जी हाँ, इसमें मैक्सिमम प्रश्न आपको मिलेंगे महात्मा गांधी जी के टॉपिक से, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसी कारण से मैंने इन प्रश्नों को आज इस सेशन में सम्मिलित किया हुआ है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का। और क्योंकि महात्मा गांधी के
एरिया से बहुत सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं, तो इनको आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था महात्मा गांधी को? तो महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था माउंट बेटन ने, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए, जो ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, माउंट बेटन। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? यानी कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग जो है किस आंदोलन के दौरान पहली बार किया था? तो पहली बार जो है अहमदाबाद की जो हड़ताल हुई थी उसी के दौरान जो है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अहमदाबाद की हड़ताल के दौरान। तथा अहमदाबाद जो मिल मजदूर हड़ताल थी हुई थी 1918 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो पहला जनभाषण दिया गया था वाराणसी में, और वाराणसी में कब दिया गया था? तो जब आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की का उद्घाटन समारोह था लगभग फरवरी 1916 में। तो इसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण दिया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वाराणसी में। यहाँ पे आपको 4 घटनाएं दी गई आपके सामने, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह आपका कब हुआ था? 1918 में हुआ था, मैंने आपको इसके बारे में बताया, 1918 हो जाएगा इसका। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में हुआ था। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था। तो सबसे पहली घटना आपकी कौन सी हो जाएगी? 1917 वाली, यानी कि चंपारण सत्याग्रह आपका सबसे पहले हुआ था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चारों के डेट मैंने, चारों के वर्ष मैंने आपको बता दिए हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको हुआ था 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसमें से आपको बताना है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की जो स्थापना थी की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। महात्मा गांधी ने 1900 वर्ष में इसकी स्थापना की थी, 1918 में इसकी स्थापना की थी। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था? यानी कि किस कारण से लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, आपको बताना है। तो इसका सिंपल सा कारण था, इसने जो है रॉलेट एक्ट ने लोगों को बिना मुकदमे चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत कर दिया था। इसी कारण से जो लोग थे वे रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। इसमें क्या था रॉलेट एक्ट में? रॉलेट एक्ट में था कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वह किसी भी व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसी कारण से इस एक्ट का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विरोध किया गया था, और इस कानून को, रॉलेट एक्ट को जो है बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून भी कहा गया था उस समय। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा रॉलेट एक्ट आया कब था? तो रॉलेट एक्ट आपका आया था फरवरी 1919 में। कब? तो फरवरी 1919 में जो है आपका रॉलेट एक्ट आया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो सर्वप्रथम बार होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा जो है सर्वप्रथम होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को कब एक में मिला लिया गया था? तो 1918 में जो है एक में मिला लिया गया था तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल लीग को। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, तिलक और एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसको 1918 में एक में मिला लिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय आपसे पूछा जा रहा है कौन था?
तो आपका रॉलेट एक्ट पारित हुआ था कब? फरवरी 1919 में। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कब? तो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में जो है आपका रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1916 से लेके 1921 तक जो है चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था, और इसी चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। कौन सी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले घटित हुई थी? तो इसमें से कौन सी घटना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले घटित हुई थी? तो आपका रॉलेट एक्ट का बनना, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले रॉलेट एक्ट लाया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपका रॉलेट एक्ट आया था 6 फरवरी 1919 में, और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है एक सभा का आयोजन किया जा रहा था जलियांवाला बाग में। और इसी जलियांवाला बाग में जो है और जो ब्रिटिश अधिकारी था उसके द्वारा जो है उस जो हर मतलब जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन वहाँ पे किया जा रहा था, शांतिपूर्वक जो और विरोध था वो जलियांवाला बाग में किया जा रहा था, और उसी बाग में लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया था जनरल डायर के द्वारा। तो यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और इससे ठीक पहले जो घटना घटित हुई थी वो हुई थी रॉलेट एक्ट। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि को त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड मैंने आपको बताया था हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस जलियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सर की उपाधि को त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो सर शंकर नायर ने जो है वायसराय के कार्य परिषद से इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मारा था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध का जो जिम्मेदार था जनरल ओ डायर, इसको गोली किसने मार दी थी? तो उधम सिंह ने जो है इसको गोली मार दी थी, यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उधम सिंह को 1904 में जो है मतलब उधम सिंह ने जनरल डायर को 1940 में गोली मार दी थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उधम सिंह ने 1940 में गोली मारी थी किसको? तो जनरल ओ डायर को, जो कि जिम्मेदार था जनरल डायर किसके लिए? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का जो कार्य है वो सौंपा गया था महात्मा गांधी को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी को। इसके बारे में आप याद रखिएगा। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? क्योंकि गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते, यानी कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे डेफिनेटली सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो इसमें से किसने आपका असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो आपका CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा जो है
1920 का जो नागपुर सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसी 1920 के नागपुर सेशन में ही जो आपके CR दास थे, इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, CR दास। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो आपका जो असहयोग आंदोलन था 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। और जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो गया था, 1 अगस्त 1920 को ही। तो इसे भी आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था आपका कौन था? तो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य और किस आंदोलन के तहत रखा गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 1 वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था असहयोग आंदोलन के दौरान, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के समय जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें जो है 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति कर लेनी है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दिया था। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा वह कौन सी उपाधि दी गई थी जो महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दी गई थी? तो इस उपाधि का नाम था कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद उपाधि को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही जगह, कैसर ए हिंद। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया लेकिन इसके परिणाम देख नहीं पाए? तो आपको पता होगा, मैंने आपको अभी बताया है कि इसमें से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था, परंतु जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को, ठीक उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन हो जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कब चौरी चौरा कांड घटित हुआ था? तो आपका चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। आपका जो डेट है यह 5 फरवरी 1922 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, यहीं पे यह घटना हुई थी। इसी घटना के चलते महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो आपको पता होना चाहिए, चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी आपके थे कहाँ पर? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जब चौरी चौरा का कांड हुआ था तो उस समय आपके महात्मा गांधी थे कहाँ पर? तो बारदोली में थे। कहाँ पर? तो बारदोली में थे, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था? यानी कि स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए किसने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो आपको पता होना चाहिए, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इसमें से आपके जो CR दास थे, यानी कि चित्तरंजन दास थे, इन्होंने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी कि त्यागपत्र दे दिया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा आपका 1923 में, कब? 1923 में जो है आपकी स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, लगभग आपका जनवरी 1923 था। जनवरी 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और CR दास जो है इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे और मोतीलाल नेहरू आपके क्या बनाए गए थे? तो महामंत्री बनाए गए थे। तो भी आप याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था और महामंत्री कौन था, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो CR दास इसके अध्यक्ष थे और महामंत्री थे आपके मोतीलाल नेहरू।
स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से भी फेमस है, प्रसिद्ध है? तो देशबंधु के नाम से हम जानते हैं चित्तरंजन दास को। किसको? तो चित्तरंजन दास को जो है देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है, सॉरी यहाँ पे डी है ना, चित्तरंजन दास। हाँ, तो डी आपका सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वे भारतीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल, कौन? तो विट्ठल भाई पटेल जो थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें आपका कोई भी नाम सही नहीं दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो विट्ठल भाई पटेल थे ये 1925 में जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये प्रश्न डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आपका साइमन कमीशन जो था यह 1928 में भारत आया था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, साइमन कमीशन का जो है विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें जो है कोई भी भारतीय सदस्य सम्मिलित नहीं था। इस कारण से आपका जो साइमन कमीशन था उसका विरोध किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगेन हमने 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।